Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में, लेकिन उसके पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। राउज एकेडमी लेकर आया है अप टू 100% स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन। एक टेस्ट होने वाला है 7 जनवरी 2024 को। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में ये टेस्ट यहाँ पर हो सकता है। आप चाहें तो हमारी एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करके इस पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। एमपीपीएससी फाउंडेशन 2024 और यूपीएससी और एमपीपीएससी के लिए अंडर ग्रेड एग्जामिनेशंस में टेस्ट के माध्यम से आप 100% तक स्कॉलरशिप लेकर अपनी सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। सो डू नॉट वेट, रजिस्टर योरसेल्फ टुडे। रजिस्टर करने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में एक लिंक मिल जाएगा, एक गूगल फॉर्म मिलेगा। यू कैन फिल योर फॉर्म फ्रॉम देयर ओनली। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के आर्टिकल्स के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। थोड़ा सा आज का डिस्कशन लंबा होने वाला है, सो बी विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड वील बी अंडरस्टैंडिंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हियर। चलिए बात करते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के बारे में, जिसमें एक हिस्टोरिकली हाई वुमेन पार्टिसिपेशन देखा गया है इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर 2023-24। ये जो प्रपोर्शन है महिलाओं का परसेंटेज इन द टोटल वर्कफोर्स, ये इम्प्रेसिवली आप देखेंगे तो 59.2% यहाँ 59.25% यहाँ पर पहुँच गया है, जो कि पिछले दशक के मुकाबले अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा है। ये जो ट्रेंड है ये यूजुअली यहाँ पर हाई हो रहा है मनरेगा में। ग्रेजुअली अगर आप देखेंगे तो 2021-22 में यही पार्टिसिपेशन रेट केवल 54% थी, जो कि आज की डेट में बढ़कर 57.47%, फिर उसके बाद आप देखेंगे 59.25% हो चुकी है। दैट मीन्स लगातार जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है इन दी मनरेगा ये लगातार इम्प्रूव होता जा रहा है। ऐसे में अगर हम रीजनल डिस्पैरिटीज़ के हिसाब से बात करें तो देखिए सदर्न स्टेट्स, जैसे आप बात करेंगे केरला, ठीक है, तमिलनाडु, पुडुचेरी, गोवा, यहाँ पर एक एक्सेप्शनली हायर प्रपोर्शन आपको देखने के लिए मिलेगा महिलाओं का, जहाँ पर आप देखेंगे 70% से भी ज़्यादा महिलाएं यहाँ पर पार्ट कर रही हैं, जिसमें केरला यहाँ पर टॉप करेगा विद 89%, फॉलोड बाय तमिलनाडु विद 86%, पुडुचेरी 87.16 एंड गोवा 72%। दैट मीन्स अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें तो 70% महिलाओं का पार्टिसिपेशन आपको मनरेगा स्कीम में देखने के लिए मिल रहा है। वहीं अगर हम नदर्न स्टेट्स की बात करें, जैसे आपको देखने मिल जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये यहाँ पर अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं 40% तक पहुँचने में। मध्य प्रदेश इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए, 42.50%। सेम गोज विद दी उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। वहीं अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर एंड लक्षद्वीप की, सो यहाँ पर केवल 30% के आसपास महिलाओं का पार्टिसिपेशन हमें देखने के लिए मिल रहा है। इंपॉर्टेंट क्यों है, हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? देखिए, जब भी आपसे कोई सवाल देखने के लिए मिलता है स्पेशली रिलेटेड विद दी महिलाओं के पार्टिसिपेशन के बारे में या महिलाओं के अपलिफ्टमेंट को लेकर, तो आप मनरेगा जैसी स्कीम्स के बारे में यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। चूंकि हम मनरेगा को कई बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सो आई एम गोना स्किप दैट पार्ट अबाउट दी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। जिन बच्चों को इसके बारे में जानकारी नहीं है वो इस पर्टिकुलर डिस्कशन का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वीडियो के हर न्यूज़ के बाद यहाँ पर उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में, और आर्टिकल यहाँ पर बात कर रहा है लुक बियॉन्ड हेडलाइंस नंबर। एक सेकेंड क्वार्टर जीडीपी ग्रोथ यहाँ पर एस्टिमेट की गई है इंडियन इकोनॉमी की, जो कि अपने एस्टिमेशन जो उसका प्रोजेक्शन था उससे ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। हालांकि बीनीथ द हेडलाइन ग्रोथ फिगर्स एक क्रिटिकल कॉन्ट्राडिक्शन हमें देखने मिल रहा है इकोनॉमिक लैंडस्केप में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चिंता हो सकती है। देखिए, एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ बढ़ रहा है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी राइज इन मोर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लेकिन हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आप देखेंगे एक लेबर फोर्स
जो है वो भी आपको कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट देखने के लिए नहीं मिल रही है। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर है, जब हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की, तो आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कम लोग यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इनको मिल पा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट से यहाँ पर लोग परेशान हो रहे हैं। मैन्युफैक्चर सेक्टर की बात करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, बट स्टिल अगर हम इसकी ग्रोथ की बात करें तो मैन्युफैक्चर सेक्टर में कोई खास ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिल रही है। और जॉब्स की बात करें तो 2 मिलियन जॉब्स एवरेज हर साल केवल यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रही हैं। वहीं अगर हम लेस प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ जाए तो एक बहुत इम्प्रूवमेंट हमें इसमें जॉब्स में देखने मिला है। लगभग 8 मिलियन से ज़्यादा लोग प्रत्येक साल इस सेक्टर से यहाँ पर जॉब ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन देखने मिल रहा है। जब हम मैन्युफैक्चर सेक्टर की बात कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं भाई बहुत प्रोडक्टिविटी है, लेकिन हम जॉब्स की बात करेंगे तो ये आपको कम देखने मिल जाएगा। अपोजिटली अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करेंगे तो हम बोल रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर लेस प्रोडक्टिव है ये, लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे तो जॉब्स यहाँ पर ज़्यादा जनरेट हो रही हैं। सो दीज आर क्वाइट डिफरेंस जो हमें यूजुअली देखने के लिए मिलते हैं। वहीं अगर हम महिलाओं की बात करें, ठीक है, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर बड़ा हमें देखने के लिए मिला है। मेजॉरिटी जो है महिलाओं की प्रीडोमिनेंटली अगर हम रूरल एरिया में बात करें तो यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिल रहा है। या तो आपको स्मॉल बिजनेसेस देख रहे हैं, या तो आपको एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन देखने के लिए मिलेगी। हालांकि अगर हम इन सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स की बात करें तो दे ऑफन एंगेज इन स्मॉल इस्टेब्लिशमेंट, या फिर एक अनपेड हेल्पर्स के रूप में हाउस होल्ड एंटरप्राइजेस के रूप में भी काम करते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर हम बात करें तो एक दूसरा चिंता का विषय यहाँ पर है कि जो इनकम है महिलाओं की उसमें कोई खास इजाफा देखने के लिए नहीं मिला है। दैट मीन्स स्टैटिक्स के हिसाब से अगर बात करें तो एक जेंडर डिस्पैरिटी हमें देखने मिलेगी अर्निंग में। विद सेल्फ एम्प्लॉयड फीमेल्स इन रूरल एरियाज अगर हम बात करेंगे तो ये लगभग 5,056 रुपये कमाती हैं इन जो पिछले 30 दिनों की बात करें। वहीं अगर हम मेल्स की बात करें तो एक जो मेल इनके काउंटर पार्ट में है ये 13,831 रुपये कमाते हैं, विच इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। वहीं ऑपोजिटली अगर हम बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जहाँ पर इस तरीके की जेंडर डिस्पैरिटी है, वहीं रेगुलर वेजेस या सैलरीड पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो फीमेल एम्प्लॉयज़ को केवल और केवल 13,825 रुपये आप एक एवरेज यहाँ पर देखेंगे। वहीं जो मेल्स हैं उनको 17,274 रुपये एक एवरेज के हिसाब से देखने के लिए मिलता है। सो देयर इज़ अगेन अ ह्यूज डिफरेंस। एक और बहुत बड़ा आप देख रहे हैं जेंडर डिस्पैरिटी बहुत बड़ी आपको देखने के लिए मिल रही है, जहां पर फीमेल्स जो हैं दे आर अर्निंग लेस कंपैरेटिव टू द देयर काउंटर पार्ट्स मेल्स ऑन द सेम टाइप ऑफ जॉब्स। वहीं अगर हम बात करें तो दूसरे कुछ और स्टैटिस्टिक्स भी हमारे सामने देखने मिले हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ के अलावा एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो कि है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर डिमांड फॉर वर्क भी बढ़ती जा रही है। क्योंकि आप देखेंगे जैसे जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाएगा लोग अपने ही क्षेत्रों में अपने ही लिए काम करेंगे एंड दे वांट पार्टिसिपेट इन दी मार्केट। वहीं अगर हम मनरेगा की बात करें तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने के लिए मिला है। एम्प्लॉयमेंट 7.5 करोड़ से बढ़कर 8.75 करोड़ रुपीस हो चुका है, जहां पर महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। आगे अगर हम बात करें फाइनेंशियल स्ट्रेस को लेकर तो देखिए एक लिमिटेड अवेलेबिलिटी हमें प्रोडक्टिव जॉब्स की देखने के लिए मिल रही है, जिसकी वजह से हाउस होल्ड कहीं ना कहीं अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे तो एक डेप्ट क्राइसिस होने के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। वैसे में अगर हम बात करें तो दूसरी जो आउटस्टैंडिंग है अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स का जो बैंक्स ने यहाँ पर देखा है ये 10.5 लाख करोड़ रुपीस से बढ़कर 14.5 लाख करोड़ रुपीस हो गया है विद इन फ्यू मंथ्स ओनली, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल सेक्टर की स्टेबिलिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देता है। वहीं अगर हम बात करें एक प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को लेकर तो जहाँ पर पब्लिक सेक्टर की आप बात कर रहे हैं प्रोडक्ट लिंक्ड स्कीम्स आपको देख
देखने मिल रही हैं, हेल्दी बैंक सिस्टम देखने मिल रहा है, कोऑपरेट बैलेंस शीट देखने मिल रही है। वहीं पर अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट की, तो इसमें कोई खास रिवाइवल देखने के लिए नहीं मिला है। न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इनका अनाउंसमेंट एक अपने आप में एक सितंबर के क्वार्टर में जो अनाउंसमेंट हुआ है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा साइन है कि शायद कुछ इम्प्रूवमेंट हमें देखने के लिए मिल सकता है। सो ये कुछ छोटे छोटे से डेटा हैं, कुछ स्टैट्स हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, आपको पता होना चाहिए, अवेयर रहिए कि भाई एक साल में क्या चेंजेस हमें देखने के लिए मिले हैं। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है इंडिया रशियन क्रूड इम्पोर्ट एवर्टेड हैवॉक इन ग्लोबल ऑयल मार्केट। देखिए, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री ने यहाँ पर एक डेटा रिवील किया है विच इज़ क्वाइट शॉकिंग फॉर एवरीवन, जहाँ पर एक सिग्निफिकेंट रैंप अप देखने मिला है हमें ऑयल इंपोर्ट्स को लेकर, जब हम बात कर रहे हैं रशिया से ऑयल लेने के बारे में। डिस्पाइट कि एक तरफ यूक्रेन के साथ वॉर चल रही है फरवरी 2022 से, लेकिन इसकी वजह से जो एक क्रूड ऑयल का जो प्रपोर्शन था जो पूरे ग्लोबल मार्केट में यहाँ पर सर्च क्रिएट हुआ था, इंडिया को हालांकि इससे काफ़ी फायदे देखने के लिए मिले हैं। मिनिस्ट्री ने यहाँ पर ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन दिया है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को, दैट इफ इंडिया हैड नॉट इंपोर्टेड रशियन ऑयल एट अ सब्सटेंशियल वॉल्यूम ऑफ 1.95 बिलियन बैरल पर डे, इट कुड हैव लेड टू अ सीवियर डिसरप्शन इन द इंटरनेशनल ऑयल मार्केट। और ये आंसर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर कुछ एलिगेशंस लगाए जा रहे थे कि डिस्पाइट द इशूज इंडिया हैज़ इंपोर्टेड अ लॉट ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया। ऐसे में मिनिस्ट्री का यहाँ पर ये जवाब अपने आप में बहुत ज़्यादा क्लियर है कि अगर हम इसको इंपोर्ट नहीं करते तो बहुत ज़्यादा समस्या इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में अगर हम देखें तो इंडिया को फेस करनी पड़ जाती। ग्लोबल क्रूड ऑयल मार्केट की हम बात करें तो डेली वॉल्यूम लगभग 100 मिलियन बैरल का हमें देखने मिलता है, जो कि अपने आप में एक हाईली सेंसिटिव केस हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें ओपीईसी की, तो इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि ये जो अपना प्रोडक्शन है इसको कम कर देंगे, जस्ट 1 और 2 मिलियन बैरल पर डे, और प्राइस यहाँ पर 10 से 20% बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से प्रत्येक बैरल का अगर हम प्राइस की बात करें तो ये पड़ रहा था 125 से 130 डॉलर पर बैरल के हिसाब से। वहीं मिनिस्ट्री ने ये डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है कि इंडिया ने ये जो ऑयल यहाँ पर इंपोर्ट किया है, ये ग्लोबल प्राइस अगर यहाँ पर बढ़ जाती 120 130 के ऊपर, तो इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती। ऐसे में इंडिया ने यहाँ पर जो ऑयल इंपोर्ट किया है, इट वॉज अ करेक्ट मूव एज पर द इंडिया, क्योंकि इंडिया ने अभी इसको केवल और केवल $80 पर बैरल पे यहाँ पर इंपोर्ट किया है। चलिए आगे अगर हम बात करें तो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए थे रशिया के ऊपर, जिसकी वजह से इंडिया को देखिए बहुत ज़्यादा इंडियन रिफाइनरीज को इंपोर्ट करने में यहाँ पर चैलेंज फेस करना पड़ रहा था, चाहे हम पेमेंट सिस्टम की बात करें, लॉजिस्टिक इशूज़ की बात करें, शिपिंग की बात करें, इंश्योरेंस एग्रीमेंट की बात करें। ऐसे में डिस्पाइट दीज चैलेंजेस इंडिया असर्टेड इट्स कमिटमेंट टू एक्शन दैट अलाइंस विद द नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटरेस्ट ओनली। और इसी चैलेंज से निपटने के लिए लगातार बढ़ती हुई प्राइजेस को लेकर इंडियन बायर्स अरेंज द इंपोर्ट ऑफ रशियन ओरिजिन क्रूड ऑयल, ताकि जो डिलीवरी है उसको यहाँ पर समय पर पूरा किया जा सके और सडन स्पाइक को अवॉइड किया जा सके। चलिए बात करते हैं ओपेक कंट्रीज़ के बारे में, आखिर ये कंट्रीज़ होती कौन सी हैं। तो देखिए, ओपेक स्टैंड करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जिसे 1990 में बगदाद इराक ने यहाँ पर एक एग्रीमेंट के तहत साइन किया था। और अगर हम इसके उस समय मेंबर्स की बात करें तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला, जो कि सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन करती हैं, इसका पार्ट थे। इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य था एक कोऑपरेशन क्रिएट करना बिटवीन द ऑयल पेट्रोलियम कंपनीज़ के बीच में, एक मार्केट स्टेबल करने के लिए, पॉलिसीज़ पर यहाँ पर काम करने के लिए, और साथ ही धीरे धीरे बाकी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ जैसे कतर, इंडोनेशिया, लीबिया, यूएई, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वेडोर, गैबॉन, अंगोला, इक्वेटोरियल ग्वेना और कॉन्गो जैसी कंट्रीज़ ने भी इसको यहाँ पर ज्वाइन कर लिया, और वर्तमान समय में इसके 13 मेंबर कंट्रीज़ हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आज बहुत सारे आर्टिकल इकोनॉमी से रिलेटेड हैं। फिस्कल डेफिसिट में ब्रीच 5.9% ऑफ द जीडीपी। देखिए, इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च ने यहाँ पर इंडिकेट किया है कि इंडिया का फिस्कल डेफिसिट जो है
वर्तमान साल के लिए ये यहाँ पर सरपास कर सकता है, जो कि टारगेटेड हमारा था 5.9% ऑफ द जीडीपी, पोटेंशियली ये 6% तक पहुँच सकता है। देखिए, जब भी हम फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं, दैट मीन्स आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया की यहाँ पर बात की जा रही है, यानी पैसे से आपने जितना कमाया उससे ज़्यादा आप यहाँ पर खर्च कर चुके हैं। ओके, चलिए आज यहाँ पर हम बात करते हैं इंडिया के कंटेंजेंसी फंड को लेकर, जो कि एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है, महत्वपूर्ण डेटा हो जाता है हमारे लिए समझने के लिए, क्योंकि कई बार हम यहाँ पर बात करते हैं इंडिया और इंडिया के फंड सेक्टर को लेकर। देखिए, आर्टिकल 267 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑथोराइज करता है कि एक कंटेंजेंसी फंड इंडिया में बनाया जाए ताकि अनफोर्सीन जो एक्सपेंडिचर हैं उनकी पूर्ति की जा सके। 1950 में इंडियन पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया था कंटेंजेंसी फंड एक्ट 1950, ताकि फॉर्मली इस्टेब्लिश किया जा सके और फंक्शनिंग निर्धारित की जा सके कंटेंजेंसी फंड की। कंटेंजेंसी फंड की अगर हम बात करें तो ये जब डिजास्टर या अनफोर्सीन कोई इवेंट हमारे पास हो जाता है, उससे निपटने के लिए आप समझिए ये आपके घर का वो बजट है जिसको केवल और केवल क्राइसिस के समय पर खोला जाएगा। इसको फाइनेंस सेक्रेटरी, जो कि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में आपको देखने मिलते हैं, वो इसको एडमिनिस्टर करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इसको यहाँ पर एग्जीक्यूटिव एक्शन के तहत चलाया जा सकता है। आगे अगर हम बात करें तो ये जो फंड था इसका साइज आप देखेंगे इम्प्रूव हुआ। 2005 में इसका साइज आपको 50 करोड़ से 500 करोड़ देखने मिल गया। 2021 में देयर वाज अ प्रपोजल कि भाई इस कंटेंजेंसी फंड को बढ़ा दो। जिस तरीके से समस्याएं बढ़ रही हैं अनफोर्सीन इवेंट के लिए, हमारे पास लगभग 30,000 करोड़ रुपए होने चाहिए। ओके, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। यूजुअली कई बार हमारे पास दो टर्म्स आ जाती हैं, हम कई बार पढ़ते हैं फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट। इनके बारे में भी आपको पता होना ज़रूरी है कि आखिर फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट क्या होते हैं। सो बेसिकली फिस्कल डेफिसिट एक डिफरेंस होता है बिटवीन गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर। समझते चलिए, गवर्नमेंट की जो टोटल एक्सपेंडिचर होते हैं, दैट रेवेन्यू इट जनरेटेड एक्सक्लूडिंग मनी फ्रॉम बोरोइंग। मतलब गवर्नमेंट ने जितने भी खर्चे किए हैं, ठीक है, उसने जितना रेवेन्यू जनरेट किया उससे ज़्यादा जितने भी खर्चे किए हैं, लेकिन इसमें से अगर उसने किसी भी प्रकार की बोरिंग की है तो इसे माइनस कर दिया जाता है। दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है उस अमाउंट को बाय विच आर गवर्नमेंट्स टोटल स्पेंडिंग एक्सीड्स द रेवेन्यू दैट इट ब्रिंग्स इन। मतलब आप कितना कमा कर लाए थे और कितना आपने खर्चा कर दिया है, ये दोनों के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट करता है, एक हमको आइडिया देता है कि किस तरीके के खर्चे हो रहे हैं। दैट मीन्स अगर ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट होता है तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रही है और उसको जो इसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा बोरोइंग लेनी पड़ सकती हैं, जिसकी वजह से किसी भी कंट्री की ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ हम रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट का जो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जब उसकी टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट से यहाँ पर बड़ा हो जाता है, तब हम यहाँ पर बात करते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट देखने के लिए मिला है। दैट मीन्स ये रिफ्लेक्ट करता है कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है ऑन नॉन प्रोडक्टिव थिंग, ठीक है, ये आपको देखने मिलेगा एट इट डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू क्रिएटिंग एसेट और रिड्यूसिंग लायबिलिटी, लेकिन खर्चे यहाँ पर लगातार देखने के लिए मिल रहे हैं। दैट मीन्स एक इंडिकेशन है कि हमारा स्ट्रक्चर इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है और गवर्नमेंट को फाइनेंस को रिलेटेड बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। ओके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता है तो समझ लीजिए, जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, दैट मीन्स सरकार के वो खर्चे जो उसे डे टू डे ऑपरेशन के लिए खर्च करने होते हैं, ठीक है, इसके अंदर कोई नई एसेट आपकी नहीं बनती। दैट मीन्स सरकार सैलरी दे रही है लेकिन उसे रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है, पेंशन दे रही है, सब्सिडीज दे रही है, इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, ये डे टू डे खर्चे हैं। वहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो इसके अंदर वैसी वो स्पेंडिंग्स हो जाती हैं जो एक एसेट, एक संपत्ति तैयार करती हैं, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, दूसरे कैपिटल गुड्स। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। चलिए, एक इमेज के थ्रू आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि क्या ट्रेंड रहा है डेफिसिट का, किस तरीके से डेफिसिट चेंज हो रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, फिस्कल डेफिसिट में क्या डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ क्लियर हो जाएंगी। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, और अगेन आई एम टेलिंग यू, आज के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो मैक्सिमम कहीं ना कहीं आपको इकोनॉमी से संबंधित देखने के लिए मिलेंगे।
आर ग्रेजुएट्स फेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सभी, आप और हम सभी लोगों की अगर हम बात करें, हम सभी ग्रेजुएट्स हैं, हम सभी यंगस्टर्स हैं, और ऐसे में इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि क्या दिक्कत है। 1932 का एक बहुत ही फेमस इंसिडेंट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं बाय द फेमस इंजीनियर, रेनाउंड इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया, जिन्होंने यहाँ पर बोला था कि हाई प्रेवलेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द एजुकेटेड, पॉइंटिंग आउट दैट the educated men of this country are suffering most from the lack of employment। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट यहाँ पर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा दिया गया था। उसके 90 सालों बाद भी अगर हम देखें तो ये बात बहुत ज़्यादा क्लियर हमें समझ में आती है। ये जो एक्शन है, दोज इन्वॉल्व इन द पार्लियामेंट ब्रीच हैव ब्रॉट द क्वेश्चन ऑफ यूथ अनएम्प्लॉयमेंट अगेन। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात की जा रही है कि आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। 6.1% 2017-18 में था, जो कि बाद में कम हुआ 2022-23 में 3.2%, और बाद में अगर आप देखेंगे पीरियडिक लेबर फोर्स के हिसाब से फिर से अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। हालांकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स की अगर हम बात करें तो ये कम है, लेकिन आप देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी बहुत सिग्निफिकेंट हमारी कंट्री में हमें देखने के लिए मिलता है। ऐसे में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयज़ की अगर हम बात करें तो दे आर दी यंग हाईली एजुकेटेड वर्कर्स। तो प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? ओके, अगर हम रिसेंट टाइम में देखें तो एक स्ट्रक्चर फीचर की बात करें इंडियन इकोनॉमी की, तो हम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने को लेकर। ठीक है, ये जो सिचुएशन है पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ती जा रही है। यहीं पर अगर हम बात करें तो 50th राउंड ऑफ एनएसएसओ सर्वे में एक डेटा हमारे सामने आया जो कि बोल रहा है कि इस समय अगर आप देखेंगे तो जो इंडिविजुअल हैं, यंग इंडिविजुअल हैं, दे आर सफरिंग अलॉट फ्रॉम द अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स को लेकर, तो एक यहाँ पर जो डेटा है ये इंडिकेट कर रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट प्रत्येक इंडिविजुअल एज की अगर हम बात करें 18 से 65 साल, 1990 में ये 5.77% के पीक तक आपको देखने मिला है। हालांकि एक पॉजिटिव रिडक्शन हमें देखने मिला है जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है विद द 3.15%। हायर एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो देखिए ये अपने आप में एक और चौंकाने देने वाला डेटा है। ये डेटा रिवील करता है कि ऐसे इंडिविजुअल्स जो हाईली एजुकेटेड हैं, ऐसे लोग सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फेस करते हैं। इंडियन इकोनॉमी में अगर हम बात करें तो 1990 के दशक से लेकर आज तक बहुत कोई खास चेंज देखने नहीं मिला है। अगर हम बात करें 1990 के दशक की, तो हायर एजुकेटेड के बीच में ये डिफरेंस था 9%। 9% के बाद अगर हम बात करें तो 1990 में ये था 17%, 17% था 2017-18 में, और इसके बाद 2022-23 में ये डेटा 13% है। वहीं तीसरा अगर हम एक और फैक्टर की बात करें कि भाई यूथ को कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, यूथ जो ग्रेजुएट है और अनएम्प्लॉयड है, तो एक और डेटा यहाँ पर बात कर रहा है कि यंग फोर्सेस जो हैं, यंग वर्क फोर्स जो है 18 से 29 साल की, जो कि ग्रेजुएट डिग्री यहाँ पर लिए हुए हैं, इनमें अगर आप देखेंगे तो 93-94 से लेके 2004-5 में 20 से 25% अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने मिला। लगभग 6 महीने तक खाली बैठे हैं, नौकरी नहीं है। वहीं ये जो रेट है ये ड्रॉप हुई 2011-12 में, ये 20-25% 20% रह गया। लेकिन 2017-18 में एक सडन स्पाइक आया और 36% जो यूथ है ये अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने के लिए मिला है। हालांकि अगेन ये डेटा यहाँ पर कम होगा, जिसमें केवल और केवल 2022-23 में 27% अनएम्प्लॉयड हमें देखने के लिए मिला है। अब हम बात करते हैं फोर्थ डेटा के बारे में। तो फोर्थ डेटा बात कर रहा है इंक्रीजिंग शेयर ऑफ ग्रेजुएट इन द लेबर फोर्स। 93-94 में अगर हम बात करें तो केवल 5% लोग ऐसे होते थे दोज हु आर ग्रेजुएटेड एंड दे आर वर्किंग इन दी लेबर फोर्सेस। लेकिन ये जो डेटा है ये सडनली स्पाइक हुआ है 2022-23 में, और ये 5% बढ़कर हो गया है 15%, विच इज़ क्वाइट क्वेश्चनेबल। मैं जिन चार्ट्स की, जिन डेटा की यहाँ पर बात कर रही हूँ, दे आर हेयर, आई गेस आपको इससे कुछ सहायता मिलेगी। फ्यूचर की बात करें तो एक बहुत अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो सकता है यंगस्टर्स को लेकर, जिसको यहाँ पर एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
सो देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। सबसे पहले आ जाता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये वो फिनोमेना है जहाँ मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन एक्चुअली नीडेड। सपोज एक जगह आपको सिर्फ 10 लोगों की ज़रूरत थी लेकिन वहाँ पे 50 लोग हैं। ये प्राइमरली इस तरीके की कंडीशन हमें एग्रीकल्चर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखने के लिए मिलती हैं। दूसरा आ जाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। दैट मीन्स ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जहाँ पर किसी पर्टिकुलर सीजन में लोग आपको अनएम्प्लॉय देखने के लिए मिलेंगे। तीसरा आ जाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये वो कैटेगरी है अनएम्प्लॉयमेंट की जो यहाँ पर मिसमैच होता है, मतलब मार्केट में जॉब तो अवेलेबल है बट जो स्किल्स हैं इन द मार्केट वो आपको यहाँ पर मिसमैच होती हुई दिखाई देंगी। मतलब जो जॉब है जिसके लिए जो स्किल चाहिए या तो उसके लिए आपको मैच नहीं मिलेगा, या तो जो स्किल्ड व्यक्ति है उसके हिसाब से जॉब नहीं देखने मिलेगी। सो मैनी पीपल इन इंडिया डू नॉट गेट जॉब ड्यू टू द लैक ऑफ रिक्वेसाइट स्किल्स और ड्यू टू द पुअर एजुकेशन लेवल, और इसकी वजह से यहाँ पर उनको ट्रेन करना भी संभव नहीं हो पाता। नेक्स्ट हमें देखने मिल जाता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एक बिजनेस साइकिल जो होती है, ठीक है, उसकी वजह से हमें ये अनएम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिलता है। जब भी किसी बिजनेस में एक हायर रिसेशन का पीरियड आता है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाता है, और ये कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिल सकता है इन दिस कैटेगरी। नेक्स्ट हमें देखने मिल जाता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसका मतलब है लॉस ऑफ जॉब्स ड्यू टू द चेंज इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगर हम 2016 के वर्ल्ड बैंक के डेटा के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर एक एस्टीमेट लगाया गया था, जिस तरीके से ऑटोमेशन आ रहा है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आ रही है, फॉर एग्जांपल एआई, ऐसे में आने वाले टाइम में लगभग 60 से 70% लोग अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और देखने मिलेगा विच इज़ दी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इसे सर्च अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। दैट मीन्स ये वो टाइम लैग है जब आप एक जॉब से दूसरी जॉब के बीच में यहाँ पर, या फिर एक जॉब को स्विच करके दूसरी जॉब में जाने के बीच में आप अनएम्प्लॉयड रहते हैं। अदर देन दैट एक होता है वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट। दैट मीन्स ऐसे लोग जो जिनके पास प्रॉपर जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, साथ ही अगर आप बात करें तो ये यहाँ पर इसको फुलफिल नहीं कर पाते। ऐसी चीज़ें आपको अनएम्प्लॉयमेंट में देखने के लिए मिलेंगी। गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट ऐसे कोई कार्य कर रही है अनएम्प्लॉयमेंट को कर्ब करने के लिए, तो येस देयर आर सर्टेन प्रोजेक्ट्स लाइक दी स्माइल प्रोजेक्ट। ठीक है, विच इज़ दी सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस। अदर देन दैट आपको मनरेगा दिख जाएगा, देन PMKVY विच इज़ दी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अब बात करें रोजगार मेला, स्टार्टअप इंडिया जैसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जा रहा है सो दैट कर्ब किया जा सके अनएम्प्लॉयमेंट को यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। बात करते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चाइना की इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में 2024 को लेकर। देखिए, चाइना की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाने की बात की जा रही है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा एक ट्रांजिशन हमें देखने मिलेगा फ्रॉम द एक्सपोर्ट लेड टू द डोमेस्टिक डिमांड लेड ग्रोथ। यहाँ पर हाई क्वालिटी प्रोडक्शन प्रोसेस की बात की जा रही है, सेल्फ रेजिलेंस बनाने की बात की जा रही है जब क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की बात की जाएगी। साथ ही एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन और स्टेबिलिटी को यहाँ पर प्रधान गोल की तरह माना गया है। बात करते हैं स्ट्रैटेजिक एड्रेसिंग ऑफ चैलेंजेस, तो CEWC विच इज़ दी चाइनाज इकोनॉमिक पॉलिसी, इसने रिकॉग्नाइज किया है कि हमें एक शिफ्ट लेना होगा एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की जगह। क्योंकि आप देखिए ग्लोबल लेवल पर डिमांड कम हो रही है, राइट। ऐसे में हमें एक शिफ्ट करना होगा अपनी इकोनॉमी को, क्योंकि आज की डेट में जो चाइना की इकोनॉमी है ये एक्सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा बेस्ड है। तो एम्फेसाइज किस पर करें, तो यहाँ पर सबसे बड़ा ध्यान दिए जाने की बात की जा रही है कि हमें डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाना होगा सो दैट हम यहीं पर प्रोडक्शन करेंगे और एक्सपोर्ट से ज़्यादा हम डोमेस्टिक कंजम्पशन पर बात करेंगे। इसकी वजह से अगर हम बात करें तो एक प्राइमरी ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्रिएट करना है, साथ ही एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन भी बैलेंस करके रखना है हमें इंटरनेशनल डिमांड के साथ। ओके, सो बेसिकली एक चेंज यहाँ पर बहुत बड़ा देखने के लिए मिल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर एक वर्ल्ड का जो मैन्युफैक्चरिंग हब हम इन चाइना को बोला जाता था, वहीं पर नए पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट हमें देखने के लिए मिलेंगे। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात की जा रही है। दैट मीन्स लॉन्ग हेल्ड बिलीफ और जो प्रैक्टिसेस हैं उनको यहाँ पर ख़त्म किया जाएगा और एक आउटलाइंड गोल तैयार किए जाएंगे।
कहीं ना कहीं ये सिग्निफाई करता है एक कमिटमेंट इस कंट्री का, जो कि अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेटिव एक चेंज लेकर आना चाहती है। वहीं यहाँ पर सेल्फ रिलायंस के ऊपर काम किया जाएगा, स्पेशली जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी हैं जिनके ऊपर चाइना किसी कंट्री पे यहाँ डिपेंडेंट है उसको लेकर। साथ ही यहाँ पर हाईलाइट किया जा रहा है कि चाइना में देखिए, यूजुअली ऐसा माना जाता है कि चाइना सिंगल हैंडेडली काम करने की कोशिश करता है, लेकिन चाइना की इस पॉलिसी ने कहीं ना कहीं इस बात पर बहुत इंपॉर्टेंस दी है कि जब आप वर्ल्ड लेवल पर काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं, तो कोलैबोरेशन, इंटरनेशनल ट्रेड पार्टनर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे में एक इंटरकनेक्टेड नेचर, ग्लोबल इकोनॉमी, प्रैग्मेटिक अप्रोच यहाँ पर हमें इनकी पॉलिसी में देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ को इंश्योर किया जा रहा है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाया जाएगा, फंड्स की स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी को ध्यान में रखा जाएगा, जो कि अपने आप में एक साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सपोर्ट के बारे में बात करते हैं। आगे अगर हम बात करें कि क्या मेजरमेंट्स यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, तो जैसा मैंने आपको बताया, पहली चीज़ आपको देखने मिलेगी डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ाना, सेल्फ रेजिलेंस यहाँ पर क्रिएट करना, जो कि यूजुअली आप बात करते हैं यूएस जैसी इकोनॉमी की, तो ये आपको देखने मिलेगा। दूसरा यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की बात की जा रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। ठीक है, इन्होंने चाइना ने एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर रखी है कि भाई ऐसे सारे सेक्टर जिनको विटिलाइजिंग रिसर्च और डेवलपमेंट की आवश्यकता है, हाई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा। साथ ही एक जो लो एंड मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है, इससे दूरी भी बनाए रखने की बात की जा रही है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर बहुत बड़ा ध्यान रखा गया है कि हमें इनको इंसेंटिव बेस्ड एग्रीकल्चर यहाँ पर क्रिएट करना है, रूरल रिवाइटलाइजेशन करना है, ताकि फूड सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके। टेक्नोलॉजी का एक सेल्फ रिलायंस यहाँ पर क्रिएट करना है, प्रोएक्टिव फिस्कल पॉलिसीज बनाने की बात की जा रही है, और साथ ही यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस व्हीकल को भी इम्प्रूव करने की बात की जाएगी। देखिए, अब चाइना की इकोनॉमिक पॉलिसी उस समय आई है जब कंट्री बहुत सारी चीज़ों से सफ़र कर रही है। आप देखेंगे कम यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं, जैसे इनकम की कमी होना, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाना, डेथ रेट यहाँ पर बढ़ गई है, हाई एज डिपेंडेंसी रेशियो यहाँ पर आ गया है, पॉपुलेशन स्टेगनेंसी हमें देखने मिल रही है, ओल्ड एज की संख्या यहाँ पर बढ़ गई है, हाउस होल्ड इनकम्स स्टेगनेंट हो गई हैं, कैपिटल आउटफ्लो कम हो चुका है। ऐसे में बहुत सारे बैन्स लगाए जाने वाला दूसरे कंट्रीज़ की तरफ से कहीं ना कहीं चाइना को एक इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है। ऐसे में एक बैलेंस ऑफ ट्रेड क्रिएट करना और इकोनॉमिक रेजिलेंस बनाना इस समय चाइना को सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट नज़र आता है। चलिए आगे बात करते हैं अगले आर्टिकल को लेकर, और बात की जा रही है डू शॉर्टन टीबी ट्रीटमेंट प्लान्स ऑफर द सॉल्यूशन फॉर इंडियाज टीबी बर्डन। देखिए, जब हम बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस की, तो एक ड्रेडफुल डिसीज़ है जिसकी वजह से आज के समय में हमें भारत में सबसे ज़्यादा मृत्यु देखने के लिए मिलती है। ग्लोबल हेल्थ कंसर्न यहाँ पर है। इंडिया की अगर हम बात करें तो 27% टीबी केसेस हमें पूरे विश्व भर में केवल और केवल इंडिया में देखने के लिए मिलते हैं, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसे में अगर हम बात करें तो जहाँ पर किसी भी देश में किसी पर्टिकुलर बीमारी को लेकर जनसंख्या ज़्यादा है, ऐसे में जो हमारा हेल्थ सेक्टर है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा बर्डन क्रिएट हो जाता है। पिछले दशकों के हिसाब से अगर हम बात करें तो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम अलॉन्ग विद द प्राइवेट सेक्टर एक बहुत बड़ा सक्सेस रहा है, और इसकी वजह से लगभग 17.14 मिलियन लोगों को यहाँ पर टीबी से मुक्त कराया गया है। वहीं अगर हम एस्टिमेशन की बात करें तो 1.4 मिलियन यहाँ पर चिल्ड्रंस को यहाँ पर टीबी से मुक्त किया गया है अर्ली स्टेज में। लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक ने इस पूरी अचीवमेंट पे एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया, एक नज़र यहाँ पर लगा दी है। टीबी केयर जो कि बहुत अच्छे से चल रहा था, उसमें एक बहुत बड़ा सेटबैक यहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिला। अब यहाँ पर सवाल आ जाता है कि जिस तरीके से ड्रग रेजिस्टेंस, आपको पता है माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस लोगों में बढ़ता जा रहा है, ऐसे में टीबी का इलाज कैसे किया जा सकता है और इसको लेकर क्या क्या चीज़ें हमें देखने के लिए मिलेंगी, चैलेंजेस क्या हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। क्या इनोवेशन की आवश्यकता है? लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग वन बाय वन। देखिए,
टीबी चूंकि अपने आप में क्यूरेबल है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। ऐसे में अगर हम मेडिसिन्स की बात करें तो टीबी ट्रीटमेंट में एक ड्रग सेंसिटिविटी केस हो जाता है और कम से कम 6 महीने तक का एक मेडिकेशन यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को करना होता है। हालांकि इसके पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट भी हमें देखने मिलते हैं, कुछ ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल भी होते हैं। ऐसे में जब हम बच्चों की बात करते हैं, दे फेस अ लॉट ऑफ चैलेंज ड्यू टू टैबलेट साइज, ड्यू टू टेस्ट, क्योंकि बहुत बड़ी टैबलेट्स होती हैं, टेस्ट अच्छा नहीं होता है, डेली ड्यूरेशन जो मेडिकेशन का है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसे में 6 महीने तक लगातार ऑब्जर्वेशन करना अपने आप में बहुत लेंदी और चैलेंजिंग ट्रीटमेंट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। रिजल्ट इनटू जो पीडियाट्रिक केयर की अगर हम बात करें तो बहुत सारे पेशेंट इस तरीके के मेडिकेशन को डिसकंटिन्यू कर देते हैं। पेरेंट्स की अगर हम बात करें तो वो इस ट्रीटमेंट को स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसकी वजह से दूसरे जो ड्रग रेजिस्टेंस की बीमारी है वो बच्चों में बढ़ने की समस्याएं हो जाती हैं। पहला सवाल ये आ जाता है कि हम किस तरीके से इंडिया में बच्चों के लिए हम किस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं इस इशू को, किस तरीके से जो टीबी का ट्रीटमेंट है उसे चाइल्ड के लिए फेवरेबल बना सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो एक क्रिटिकल इनोवेशन की आवश्यकता है ट्रीटमेंट अप्रोच को लेकर, जहां पर हमें टीबी का जो बर्डन है उसको कम करना होगा। एक इनोवेशन की आवश्यकता है, एक इंटरग्रेटिंग नए ट्रीटमेंट अप्रोचेस की आवश्यकता है जिन्हें नेशनल प्लान में इंक्लूड किया जा सके, ताकि एडेप्टेबल स्ट्रैटेजीज को अपनाते हुए इसको ख़त्म किया जा सके। देखिए, रिसेंट कुछ स्टडीज़ की गई हैं, इंक्लूड दी शाइन ट्रायल, जिसके अंदर बच्चों को अक्रॉस दी 4 कंट्रीज़ यहाँ पर एक प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हमें देखने के लिए मिले हैं। इस स्टडी में एक चीज़ सामने आई है कि 4 मंथ के ट्रीटमेंट में कंपेयर टू द ट्रेडिशनल 6 मंथ ट्रीटमेंट एक हाईली इफेक्टिव ये देखने मिला है, चाहे बच्चों की बात की जाए या बड़ों की बात की जाए। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आ जाता है, क्या अगर हम इस ड्यूरेशन को, जो 6 महीने की ड्यूरेशन है, अगर हम इसे छोटा कर देते हैं, 4 महीने कर देते हैं, तो क्या ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड नहीं होगा? क्योंकि नाउ इट इज़ अ प्रूवन थिंग इन दी 4 कंट्रीज, जहां पर जो संख्या है, जो रिकवरी रेट है वो 4th मंथ में बहुत अच्छी देखने के लिए मिली है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बात करें तो इन्होंने इंक्लूड किया है इस पर्टिकुलर शाइन स्टडी को अपने ट्रीटमेंट गाइडलाइन में, और माना है कि जो शॉर्टन रिजाइम है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इंडिया ने कमिट किया है कि 2025 तक वो टीबी एलिमिनेट कर देगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर कोविड पैंडेमिक की एक समस्या की वजह से इंडिया अपने इस टारगेट से थोड़ा पीछे हमें नजर आ रहा है। ऐसे में हमें कहीं ना कहीं जो दूसरी स्टडीज भी हुई हैं जिन्होंने 2 मंथ के ट्रीटमेंट की बात की है, उन पर ध्यान देते हुए और इनोवेशन करने की आवश्यकता और रिसर्च करने की आवश्यकता है, सो दैट हम सेफ और इफेक्टिव ड्रग कॉम्बिनेशंस यहाँ पर बना सकें, जिसकी वजह से एक मिनिमल टॉक्सिसिटी बच्चों में देखने मिलेगी, फास्टेस्ट रिजल्ट हमें देखने के लिए मिलेंगे, और कहीं ना कहीं एक इस सब के लिए देखिए पॉलिटिकल सपोर्ट, ह्यूमन सपोर्ट, सोसाइटी सपोर्ट, नेशनल लेवल सपोर्ट, इंटरनेशनल सपोर्ट, सबकी आवश्यकता होती है, ताकि कॉस्ट जो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है टीबी और इस सब के इलाज के लिए, इसे ख़त्म किया जा सके। ओके, चूंकि हम टीबी के बारे में यहाँ पर कई बार बात कर चुके हैं तो मैं इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाली। जिन भी बच्चों को नहीं पता है ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है तो उनको सिर्फ इतना बता देती हूँ, एक कंटीजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से आपको देखने के लिए मिल जाता है। ओके, आगे अगर हम बात करें टाइप्स क्या होते हैं, तो पहला LTBI विच इज द लेटेंट टीबी इन्फेक्शन, ये एक टाइप होता है। वहीं एक्टिव टीबी डिसीज यहाँ पर दूसरा टाइप हो जाता है आपको। ट्यूबरकुलोसिस के अगर हम कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करें या टीबी डे के बारे में बात करें, तो वैसे आपको बता दूं कि 24 मार्च को टीबी अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। बात करी जाए कि इंडियन गवर्नमेंट के क्या एफर्ट्स हैं टीबी को एलिमिनेट करने के लिए, तो नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान हमारे पास एक चीज़ आपको देखने मिल जाती है। दूसरा, आपको नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम देखने मिल जाता है। साथ ही टीबी हारेगा देश जीतेगा जैसे प्रोग्राम्स हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। वैक्सीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो देयर आर सर्टेन एफर्ट्स जो कि यहाँ पर कंट्री मतलब हमारे भारत देश के द्वारा किए जा रहे हैं टू एलिमिनेट दिस टाइप ऑफ टीबी। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट टू सर्ज 83% टू $16.5 बिलियन इन 2024। देखिए,
इंडिया एंटिसिपेट कर रहा है एक इम्प्रेसिव सर्ज इन द इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, अगर हम बात करें, जो कि यहाँ पर 16.5 बिलियन डॉलर के आसपास पहुँच जाएगा 2023 तक। देखिए, इंडिया का एक अपना खुद का एम्बिशन है, एक गोल है कि इंडिया 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पर जनरेट कर लेगा बाय 2030। ऐसे में इंडिया में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आना इंडिया को कहीं ना कहीं अपने गोल के नज़दीक ले जाता है। इंडिया का बहुत बड़ा एम है कि उसकी जो फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी है, स्पेशली फॉर द पावर जनरेशन, उसको यहाँ पर कम करना है और 50% तक का एक शिफ्ट, इसको कमी लेकर आनी है फॉसिल फ्यूल के द्वारा एनर्जी प्रोडक्शन में बाय 2030। ऐसे में यूनियन पावर और न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर की बात करें तो यहाँ पर 65% का पावर जनरेशन कैपेसिटी केवल और केवल हम नॉन फॉसिल फ्यूल के तहत करना चाहते हैं बाय 2030, जो कि अपने इनिशियल टारगेट में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकती है। अगर हम इस पर्टिकुलर साल की बात करें 2024 की, तो एक सिग्निफिकेंट एडिशन हमें देखने के लिए मिल रहा है 25 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का, जिसके अंतर्गत कम से कम हमें 1,37,500 करोड़ रुपए, लगभग 16.5 बिलियन इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, डिस्कस हमें क्या करना है, डिस्कस हम करेंगे इंडिया का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात करें तो एक इंसेंटिव बेस्ड प्रोजेक्ट है, जहां पर कमर्शियल प्रोडक्शन में ग्रीन हाइड्रोजन को यहां पर बढ़ावा दिया जाएगा। इस मिशन की बात करें तो इसके की एस्पेक्ट आपको देखने मिलेंगे कि डिमांड बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रोडक्शन यूटिलाइज करना है और साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन का एक्सपोर्ट बनाना है। इससे अंतर्गत बहुत सारी स्कीम, जैसे साइट स्कीम आपको देखने मिल जाएगी, विच इज़ दी स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम, ग्रीन हाइड्रोजन हब्स हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके उद्देश्य की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हमें एक ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी बनानी है ऑफ एटलीस्ट 5 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम। दूसरा यहाँ पर बात किया जा रहा है कि 125 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंडिया में क्रिएट करना है बाय 2030। साथ ही यहाँ पर एक 8 लाख करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट और लगभग 6 लाख जॉब यहाँ पर बनाने की बात की जा रही है। 50 MMT मिलियन मैट्रिक टन के हिसाब से हम कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर एमिट कर देंगे, ख़त्म करेंगे। और साथ ही हम अगर बात करें तो रिडक्शन करना है फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट्स में, और इसके तहत लगभग हमें 1 लाख करोड़ रुपीस का यहाँ पर की कमी लानी है इसके इंपोर्ट में लेकर। ओके, सो नोडल मिनिस्ट्री की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आपको देखने मिलेगा, और इसी के साथ इंडिया फोकस कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर। चलिए, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो हियर आर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मींस के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन बात कर रहा है विमेन पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स इन इंडिया, और दूसरा क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा करंट प्रेवलेंस ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस। दोनों क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं। आपके पेपर 2 की बात करें, सोशल इश्यूज़ को लेकर बात करें, या फिर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी की बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। करना क्या है, जस्ट राइट द आंसर, क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट ऑन आवर वेबसाइट टू गेट द असेसमेंट ऑफ दीज क्वेश्चंस। साथ ही अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है और आप उसे 1 to 1 यहाँ पर एड्रेस करना चाहते हैं, सो आप नीचे दिए गए एड्रेस पर, विच इज़ dipragyaPandey@rausacademy.in पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, एंड आई विल पर्सनली आंसर ईच एंड एवरी सिंगल डाउट रिगार्डिंग टू द करंट अफेयर्स और विद योर प्रिपरेशन टू यू। चलिए, so thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any updates. Thank you and see you soon.